हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिसोल्यूशन का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। कुछ कंसेप्ट्स है जो हमारे अभी बचे हुए डिसोल्यूशन में, वो आज हम करेंगे। उसके साथ ही हमारा ये डिसोल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो तीन कंसेप्ट्स है खाली जो हमें सीखने पड़ेंगे, और उसके बाद हम कुछ आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, और उसके साथ हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट हमने जो पढ़ना है वो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। बट ये उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और आगे भी बहुत कम ही आएगा आपको कभी काम। बट सपोज अगर कभी आ भी जाए तो पता होना चाहिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलो या रिटर्न ऑफ गुडविल, इसका क्या मतलब है, रिटर्न ऑफ गुडविल का क्या मतलब है, वो हम समझेंगे, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या होगा। पहले कहानी बताता हूँ। याद करो, एडमिशन में जब कोई पार्टनर आता था तो हम पार्टनर को बोलते थे कि भाई तुझे ना, हम दोनों ने कुछ मेहनत की है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने हमने कुछ मेहनत की है, उसका फर्म का एक वैल्यू है जिसको हम क्या बोलते थे, गुडविल बोलते थे। और हम बोलते थे अब जब तू हमारे यहाँ पे आएगा फर्म में, तू क्या कमाएगा, इन सुपर प्रॉफिट जो फ्यूचर में आने वाले हैं, तू इसका हिस्सेदार रहेगा, तू इसका हिस्सेदार रहेगा। कभी कभी हो सकता है हम एक पार्टनर को लेंगे और उसको बोलेंगे कि तू ना 5 साल के सुपर प्रॉफिट्स दे दे। कितने साल के, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमने बोला 5, क्या बोला, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमने बोला 5। तो उस बेस में हमने गुडविल कैलकुलेट कर दी, और वो सपोज आ गया 20,000। कितना आया, 20। सपोज वो जो भी आया, और इस पार्टनर का शेयर आया गुडविल, जो हमारा पार्टनर आ गया, इसको हमने बोला तू गुडविल के पैसे ला 20,000 रुपए। कितने ला, 20,000 रुपए फॉर 1/5 शेयर। और इसको हमने बोला ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज होता 5, तो कितने सालों के प्रॉफिट्स, हमने इसको बोला तू 5 सालों के सुपर प्रॉफिट्स में हिस्सेदार रहेगा, तो उसका वैल्यू तुझे आता है 20,000, जो तू आज दे दे। सपोज अब क्या हुआ, 3 साल बाद डिसोल्यूशन हो गया, 3 साल बाद डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब अगर आज डिसोल्यूशन हो गया तो ये बेचारा बोलेगा कि भाई उस दिन तो तुम लोगों ने बोला कि हमारे जो सुपर प्रॉफिट्स 5 साल के होंगे, नंबर ऑफ परचेज 5 ईयर का होगा, तो उसके हिस्सेदार होगा, और आज हम तो 3 ही साल हो गए, और अब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो तब उन्होंने गुडविल लिया था इसको रिटर्न करना पड़ेगा, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो 20,000 अगर 5 साल के लिए था, तो 2 साल का टाइम कितना हो गया, 8,000। 2 साल का पीरियड कितना हो गया, 2 साल के लिए कितनी गुडविल है, 8,000। हर साल के लिए 4,000। तो 8,000 का गुडविल जो इसने एक्स्ट्रा दे दिया था उन पार्टनर्स को, वो अब पहले डिसोल्यूशन पहले हम ये एंट्री करेंगे, वो गुडविल ये वापस देगा। बहुत कम चांस है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो फिर 8,000 की एंट्री क्या हो जाएगी, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं सी जो है वो पार्टनर था जिसका एडमिशन हो गया था, और उसने जो 20,000 गुडविल दी थी, तो उसमें से 8,000 जो अन रिसीव्ड बोलो, जो अभी मिला नहीं इसको, वो वाली गुडविल, अनएलोकेटेड गुडविल जो इन 2 सालों की थी, ठीक है, तो वो उसको मिलेगा, और वो ए और बी बियर करेंगे आपस में। सपोज इक्वली है तो मतलब एग्जिस्टिंग उनका इक्वली लिया था, तो इक्वली वो वापस भी करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट था रिटर्न ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड। एक पीरियड ऑफ में अगर 5 साल के लिए हमने डिसाइड किया था, या ऐसे बोला अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 5 ईयर्स था और 3 ईयर्स के बाद डिसोल्यूशन हो गया, तो वो बोलेगा कि आपने तो गुडविल मुझसे ज्यादा ली। बट इसमें यह ख्याल रखो, रिपेमेंट नहीं होगा दो सूरतों में, मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम दो सूरतों में नहीं होगा। अगर डिसोल्यूशन इसके विलफुल मिसकंडक्ट से हो गया, हमने पढ़ा अभी, मैंने उतना कवर नहीं किया, बट तुम्हारे सिलेबस में कि डिसोल्यूशन कब कब होता है। अगर इसके मिसकंडक्ट की वजह से डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, हमने पढ़ा था कोर्ट भी कभी कभी डिसोल्यूशन कर सकता है अगर गिल्टी हो गया या उन्होंने कोई इलीगल काम कर दिया। अगर इसकी वजह से हो गया, इस पार्टनर की वजह से हो गया, तो इसको फिर गुडविल का पैसा वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके डिफॉल्ट की वजह से है। या अगर if the dissolution is in pursuance of an agreement which contains no provision for return of premium, या अगर डिसोल्यूशन ऐसा हुआ हमने एग्रीमेंट में नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि रिटर्न ऑफ गुडविल मिलेगा, मतलब इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे एग्रीमेंट में ये चीज लिखी होनी चाहिए कि अगर डिसोल्यूशन हो जाएगा तो जो डिफरेंशियल अमाउंट, डिफरेंशियल पीरियड का ये गुडविल रहेगा वो वापस मिलेगा। अगर डीड में नहीं लिखा है तो फिर नहीं मिलेगा, ये तब मिलेगा अगर इन्होंने एग्रीमेंट में ये चीज डाली होगी कि अगर डिसोल्यूशन उससे कम पीरियड के लिए हो गया तब मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर अकाउंटिंग एंट्री ऐसी हो जाएगी, हम देखेंगे उस पीरियड का कितना गुडविल है वो उससे वापस लिया जाएगा। ठीक है, इतना ही है कंसेप्ट, और एग्जाम के लिए बहुत कम चांस है कि ये तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है,
अब एक और चीज है, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। तो पहले समझेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ, पहले हम समझेंगे बिल्स का मतलब क्या होता है, फिर समझेंगे बिल्स डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, फिर समझेंगे बिल डिसऑनर का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं तुम्हें बार बार ये बात बोल रहा हूं, किसी भी चीज को पढ़ोगे उसको रट्टा मत याद रखो, उसको रट्टा मत याद रखो कि अच्छा इसका ट्रीटमेंट ये होता है। उन चीजों को समझ लो, जितना भी टाइम लगेगा पहले उन चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ कि वो क्या होता है। वंस तुम्हें वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद फिर तुम अकाउंटिंग एक बार देख लो क्या होता है, फिर तुम्हें उम्र भर याद रहेगा, फिर तुम्हें कभी भी नहीं भूल जाएगा। तो क्या सीखेंगे अब हम, ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। अगर ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, हमें सीखना है कि अगर डिसोल्यूशन के वक्त क्या हो गया, कुछ बिल्स थी जिनको हमने डिस्काउंट किया था और वो डिसऑनर हो गई है, हमें बताना है कि उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे डिसोल्यूशन के वक्त। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता हो, या तो मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री बोलूंगा तो वो तो रट्टा हो गया। तो पहले हम समझेंगे बिल क्या होता है, फिर हम समझेंगे बिल डिस्काउंट क्या होता है, फिर हम समझेंगे बिल का डिसऑनर क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले जाऊंगा कि बिल क्या होता है। तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, अभी लास्ट में जब हमने क्वेश्चन किया था उनमें हमने पढ़ा था दो चीज। हमारी जो बैलेंस शीट थी उसमें दो चीजें थी, एक क्रेडिटर्स था और बिल्स पेएबल था। ठीक है, ऐसा था ना, बिल्स पेएबल। तो 11th का लेक्चर याद करो, तुमने पढ़ा था कि बिल्स में दो तरह के होते हैं, एक बिल्स रिसीवेबल होता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाँ सर याद आया, और बिल्स पेएबल होता है। और हमने ये भी पढ़ा था सर ये हमारी लाइबिलिटी होती है और ये हमारा एसेट होता है। हाँ सर पढ़ा था। कुछ बच्चे बोल रहे सर हमें तो पता है बिल्स रिसीवेबल क्या, जल्दी बोलो, बट मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, क्या होता है जब हम किसी को माल उधार देते हैं, वो मेरा क्या होता है, जिसको माल उधार देते हैं वो मेरा क्या होता है सर, वो डेटर होता है। तो सर हम एंट्री करते हैं जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं, तो हम करते हैं, अगर नकद माल बेचते हैं किसी को तो सब एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करते हैं नहीं करते हैं। सपोज 1 लाख का मैंने सेल कर दिया नकद, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यही चीज अगर मैं उधार में बेचूंगा तो यहां पे तो कैश आया ही नहीं, तो मैं डेटर को डेबिट करूंगा, डेबिट द रिसीवर, तो एंटर हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू 1 लाख। अब देखो गेम क्या होती है, कभी कभी बिजनेस में ऐसा भी चलता है कि ये तो मेरा डेटर क्रिएट हो गया, अब ये मुझे क्या करता है, ये एक पेपर पे मुझे लिख के देता है, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर लतीफ ₹1 लाख आफ्टर 3 months। तो इसने मुझे ये बना के दे दिया, हालांकि मैं ही बनाता हूं, इससे साइन लेता हूं। तो ये मुझे एक काइंड ऑफ एफिडेविट बोलो या काइंड ऑफ एक नोट पे लिख के देता है कि मैं लतीफ को 3 महीने बाद 1 लाख रुपया देता हूं। 3 महीने में यहां पर क्रेडिट पीरियड ले रहा हूं, ठीक है, कि मैंने उसको 3 महीने का टाइम दिया। तो ये मुझे क्या करता है, एक नोट देता है आज, जिसपे लिख के देता है कि मैं तुम्हें 3 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो ये जो मुझे देता है इसको बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं, बिल। और अब ये मुझे देगा पैसे, तो इस बिल से मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। मतलब मेरा डेटर जो एक पेपर पे, जिसको हम बोलते हैं तहरीर लिखना, कोई बोलता है किसी को तहरीर लिख के दे दो, है ना, कश्मीर में यूज करते हैं। तो ये तहरीर लिख के देता है कि मैं तुझे 1 महीने बाद, मैंने तुझसे गुड्स लिए, मैं तुझे 3 महीने बाद 1 लाख रुपया दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। The bill which has been received from the debtor, the bill entitles the receiver of this bill to get the amount which is mentioned in the bill। ठीक है, तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। और जब ये डेटर मुझे ये बिल्स रिसीवेबल देता है, तो मैं, वो क्या बोलता है, अब मेरा डेटर तो खत्म हो गया, अब मेरे पास क्या है, ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के बेस पे मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं एंट्री करता हूं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्या करता हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर
1 लाख रुपया। ठीक है, ये होता है बिल। समझ आई बात? बिल्स रिसीवेबल समझ आया क्या होता है? कि डेटर मुझे एक डॉक्यूमेंट पे लिख के देता है कि मैं तुझे 3 महीने बाद 1 लाख रुपया दे दूंगा, तो मैं बोलता हूं ठीक है, अब मेरे पास क्या आया बिल, तो बिल को क्या करूंगा डेबिट, और डेटर को जिसने दिया उसको क्या करूंगा क्रेडिट। तो मेरे पास अब बुक्स में डेटर खत्म हो गया, अब मेरे पास रहा बिल। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास जिसका वैल्यू 3 लाख है। समझ लो ये पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा समझ लो ये पोस्ट डेटेड चेक है, बट वो चेक नहीं होता है, वो एक प्लेन पेपर पे लिखे होता है। हालांकि इसमें फिर आगे पढ़ोगे तुम, ये मैंने ही लिखा होता है और उससे साइन लेता हूं। ठीक है, आई एम द मेकर, ही इज द ड्रॉई, वो सब छुटो, बट गारंटी वो देता है कि मैं तुझे 1 महीने बाद 3 महीने बाद 1 लाख रुपया देता हूं, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो अकाउंटिंग ये होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डेटर। इसी तरीके से अगर मैंने किसी से उधार लिया तो मेरा क्या होगा, वो क्रेडिटर। मैंने एंट्री क्या की होगी पहले, परचेज, मैंने एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया होगा, जब मैंने इसको बिल्स पेएबल दिया होगा, अब मैं बिल पे करूंगा ना इसको, तो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर को डेबिट करूंगा टू बिल्स पेएबल। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आएगा बिल्स रिसीवेबल, और जब मैं किसी को दूंगा तो मेरी लायबिलिटी होगी बिल्स पेएबल। तो यहां पे क्रेडिटर भी थे परसों और बिल्स पेएबल थे, मतलब कुछ क्रेडिटर्स को मैंने बिल्स दे दिए थे कि मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसको भूल जाते हैं बिल्स पेएबल को, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज नहीं है, क्वेश्चन में ये चीज है बिल्स रिसीवेबल। अभी क्या था हमारे पास, अगर क्वेश्चन में अभी हमारे पास डेटर है, ठीक है, तो जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो तुम क्या करते थे, सर हम डेटर को लेते थे, डेटर अकाउंट को हमें खत्म करना था तो हम डेटर को रियलाइजेशन अकाउंट में लेते थे। ठीक है, तो हम एंट्री करते थे, जब डेटर को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेते थे तो हम एंट्री करते थे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फाइन। और अब मैं बताता हूं, अगर मेरे पास डेटर भी है और बिल्स रिसीवेबल भी है, डेटर भी है और बिल्स रिसीवेबल भी है, तब क्या करेंगे, सर कुछ नहीं, बिल्स रिसीवेबल को खत्म करेंगे, इसको ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर वहां पे भी पैसा आना है डेटर से, यहां से भी, यहां भी पैसा आना है, तो इस बिल्स रिसीवेबल को मैं अब क्या अंक पे ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर कितना पैसा आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करूंगा। वेरी गुड। ये तो अगर बिल्स रिसीवेबल मेरा बैलेंस शीट में है, जिस तरह से मेरा डेटर है उसी तरीके से अगर बिल्स रिसीवेबल भी है, तो एंट्री जैसे डेटर की थी वैसे मैं बिल्स रिसीवेबल करूंगा। अब क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो अब नोट है ना मेरे पास, मैं इमेजिन करो ये पोस्ट डेटेड चेक है, क्या है, पोस्ट डेटेड चेक, कि इस चेक के बेसिस पे वो बंदा मुझे 3 महीने बाद 1 लाख रुपया देता है। ठीक है, अब सपोज आज की डेट पे, मतलब 3 महीने तो अभी आ जाएंगे, आज की डेट में जिस दिन मुझे बिल रिसीवेबल आ गया, मुझे 3 लाख 1 लाख की, मुझे 1 लाख रुपया 3 महीने बाद मिलेगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको, ये जो एक डॉक्यूमेंट है बीआर, इसको बैंक के पास लेता हूं, क्या बोलता हूं, बैंक के पास जाता हूं और बैंक को बोलता हूं, बैंक भाई साहब आपको ना इस बिल के बेसिस पे 3 महीने के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा, मतलब मुझे मिलेगा 1 लाख रुपया, और मैं चाहता हूं आप मुझे ना जितना पैसा हो सकेगा आज ही दे दो। तो इसको बोलते हैं, हम इस बिल को क्या करते हैं, डिस्काउंट कराते हैं। क्या करते हैं, बिल को डिस्काउंट करता है। ये बहुत चलता है, हालांकि इसमें आजकल बिल रिसीवेबल नाम से उतना नहीं चलता है, बट एलसी में ये बहुत होता है। ठीक है, क्या होता है वो तुम आगे समझोगे, बट ये भी याद रखो बहुत सिंपल टर्म में, ऐसा तुम लोकल लेवल पे भी कर सकते हो अपने दोस्त के साथ। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो क्या करो, एक दोस्त एक प्रोमिसरी नोट बना लो, तो उस पर लिखो कि मैं दूसरे दोस्त को 1 लाख रुपया दे दूंगा, और दूसरा लोग दोस्त उसको बैंक में ले जाए और बोलेगा तो 3 महीने बाद तो 1 लाख रुपया मिलेगा, और तुम मुझे आज कम ही पैसे दे दो 95,000 90, बट उसमें बैंक तुम्हारी क्रेडिबिलिटी देखेगा कि तुम जेन्युइन हो कि नहीं हो कि फेक। अगर वो तुम्हारा अच्छा है तो तुम ये चीज कर सकते हो। एनीवेज, तो हम क्या करते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन होता है, मैं बैंक के पास जाता हूं, बीइंग ए जेन्युइन पार्टी, उनको पता है कि ये बिजनेस है, कोई फ्रॉड वर्ड नहीं है, और कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं, कभी कभी बेवकूफ बना लेते हैं। एनीवेज, तो क्या होता है यहाँ पे, वो मैं इस बिल्स रिसीवेबल को बैंक के पास ले जाता हूं और उनको बोलता हूं कि आप इसको डिस्काउंट करा दो। तो बैंक के लिए क्या फायदा है, बैंक बोलेगा भाई, बैंक अपना सपोज 13% से डिस्काउंट करेगा या 15% डिस्काउंट करेगा, बैंक बोलेगा मैं तुझे आज इसमें ना 95,000 देता हूं। क्या देता हूं, 95,000। तो वो मुझे 95,000 देता है और ये बिल लेता है, तो मैं एंट्री क्या करता हूं, कैश अकाउंट डेबिट 95,000
डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। तो ये जो 1 लाख का मेरा बिल रिसीवेबल था, इसको मैंने एनकैश करा दिया। क्या करा दिया? जैसे हम चेक को एनकैश करते हैं तो उस टाइम पे इसी तरीके से मैंने बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करा दिया, या ऐसा बोलो मैंने एनकैश करा दिया। अब बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, 13% पे सपोज डिस्काउंट कर दिया। बैंक ने बोला कि आज मैं इसको 95,000 देता हूं, तो 3 महीने, ठीक है, 3 महीने मेरे पास बिल रिसीवेबल रहेगा। जिस दिन ड्यू डेट आएगी मैं इस पार्टी के पास जाऊंगा, इससे 1 लाख रुपया होगा। तो इफेक्टिवली बैंक को क्या हो गया? बैंक को तो यहाँ पे सिक्योरिटी मिल गई, बैंक ने किसी को 95,000 दे दिए और उसको 3 महीने बाद 1 लाख रुपया वापस मिला, तो बैंक ने कमा दिया 5,000 इंटरेस्ट। और मेरा क्या हो गया? मुझे क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने आज ही पैसे चाहिए थे, तो मैंने 95,000, मेरे पास 5,000 का लॉस हुआ। मेरे पास 5,000 का लॉस हुआ, जिसको मैं बुक करता हूं एज ए डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा जाएगा। अब तुम बोलोगे सर मेरा लॉस क्यों होगा? मेरा दो फायदा हो गया। एक, मुझे पैसे अभी मिल गए, ठीक है, और दूसरा क्या है, जब मैं उधार बेचता हूं, तुम्हें भी पता है उधार में बंदा महंगा बेचता, वो ना महंगा पड़े एक बार, सस्ता पड़े बार बार, समथिंग लाइक दैट। कि उधार जब बेचता है कोई, तो वो थोड़ा मार्जिन लेके बेचता है, क्योंकि थोड़ा सा बैड डेट का रिस्क रहता है, तो वो थोड़ा महंगा बेचता है। और अगर नकद लेते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। फाइन, जो तुम कैश डिस्काउंट की बात तुम पढ़ते थे कहीं, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे क्या था, अगर मैंने उसको चार्ज किया था तो मुझे पता था कि यहाँ पे मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, और यहाँ पे जो मुझे पैसा मुझे नॉर्मल क्रेडिट पीरियड के हिसाब से मुझे बिजनेस में 60 डेज का 90 डेज का रहता है, तो वो तो मुझे ऐसे भी करना था। तो वो लॉस तो मेरा इंटरेस्ट लॉस तो वही भी था, तो मुझे वर्किंग कैपिटल आज ही 95,000 मिल रही है, इससे मैं ऑल माल परचेज कर सकता हूं। तो वो सारा चीज मद्देनजर लेके मेरे लिए भी विन विन सिचुएशन है। इस तरीके से मुझे आज ही कैश मिल रहा है, और 5,000 का डिस्काउंट हो रहा है, कोई बात नहीं है, मुझे कैपिटल भी जल्दी मिल रही है, जिसके बेस पे मैं और काम कर सकता हूं। और बैंक के लिए सिचुएशन क्या है, क्योंकि बैंक का गेम यही होता है, इंटरेस्ट का कम पैसा दे दो और ज्यादा पैसा ले लो। तो बैंक भी क्या करता है, आज 95,000 सपोज देता है और 3 महीने बाद उसको 1 लाख मिल रहा है, तो बैंक के लिए तीन महीने का इंटरेस्ट इनकम है। तो हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन होती है। अब तुम बोलो, अगर मैंने ये एंट्री कर दी है, अगर मैंने ये एंट्री कर दी है, क्या उसके बाद बैलेंस शीट में मेरा बिल्स रिसीवेबल आएगा? सर बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बिल्स रिसीवेबल को खत्म कर दिया। यहां पे डेटर था, उसको सेल कर दिया, फिर डेटर ने बिल्स रिसीवेबल दे दिया, डेटर खत्म हो गया, बिल्स रिसीवेबल को एनकैश कर दिया, बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया। नेट एंट्री वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट 95,000, बिल्स डिस्काउंट। तो सर अभी बैलेंस शीट में मेरा ना डेटर है ना बिल्स रिसीवेबल है। वेरी गुड। सपोज यही एक डेटर था, ये खत्म हो गया और बिल्स रिसीवेबल को मैंने एनकैश कर दिया। अब जब मैं डिसोल्यूशन करने जा रहा हूं, मेरे पास ना बैलेंस शीट में डेटर है सपोज, और ना बिल्स रिसीवेबल है, बट मैंने क्या किया है, मैंने बैंक को गारंटी दे दी है कि ये, अब क्या है, अब इसमें देखो क्या होता है, एक और चीज आती है। मैंने बैंक को बोला है कि भाई ये मेरा एक डेटर है, इसने मुझे ये बिल्स रिसीवेबल दे दिया है, तो तुम 3 महीने के बाद इसके पास जाना, इसके पास जाना, ये तुम्हें 1 लाख रुपए देगा, ठीक है। बैंक, और यहां पे देखो क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी लाइबिलिटी, और दूसरा बोलता है सेकेंडरी लाइबिलिटी, ठीक है। प्राइमरी लाइबिलिटी और सेकेंडरी लाइबिलिटी यहां पे, बट ऐसे समझो, चलो उस लेवल पे मत जाओ। सपोज कल को बैंक उस बंदे के पास गया, बोला भाई मुझे मुझे पैसे दे दे। अगर उस बंदे ने 1 लाख रुपए पैसा दे दिया तो गुड, तो बैंक एंट्री करेगा, तो बैंक के पास कैश आएगा, तो टेंशन खत्म। अगर वो पैसे नहीं देता है कल को, अगर वो बंदा पैसे नहीं देता है, तो क्या होता है उस केस में? उस केस में क्या होता है, बैंक जो ओरिजिनल बंदा होता है उसके पास आता है, उसके पास आता है, उसको बोलता है कि भाई उसने पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे दे दे। तो मेरी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती है, बट बुक्स में क्योंकि ये रहता नहीं है, अब मैंने बुक्स में ये कर दिया, तो इसको हम बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं, और उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। पढ़ा था कभी तुमने कंटिंजेंट लाइबिलिटी? कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? द मनी विच इज बीइंग ओव्ड बाय द बिजनेस। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? that will be liability or not is depending on a contingency. Contingency का मतलब क्या है? The outcome of which will come after a certain event. उस दिन वो बंदा पैसे देगा तो मेरी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, वो बंदा पैसे नहीं देगा तो मेरी लाइबिलिटी रहेगी। उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। हम कॉइन को ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट वो कब पता चलेगा? जब वो कॉइन नीचे गिरेगी, ठीक है। तो कंटिजेंसी, प्रोबेबिलिटी, वो सारा चीज जो आता है, ठीक है। तो एनीवेज हमें समझ आएगा कि कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो मेरी लायबिलिटी कब बनेगी है? अगर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए। तो यहां पे मेरा बोलता है बिल समझ आया, डिस्काउंट का मतलब समझ आया, डिसऑनर समझ आया क्या है, बिल ये होगी, डिस्काउंट जो मैंने बैंक से कराई। डिसऑनर का मतलब क्या है?
जिस दिन वो ड्यू डेट आ गई उस दिन बैंक मिस्टर सी के पास गया, बोला पैसे दे दे, और सी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तब वो वापस आएंगे मेरे पास ए के पास और बोलेंगे भाई पैसे दे दे। तो इस केस में क्या हो गया, बिल्स जो मैंने डिस्काउंट कर दिए वो डिसऑनर हो गए, बिल्स जो मैंने डिस्काउंट कर दिए वो डिसऑनर हो गए। फाइन, अब हमें सीखना है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सपोज 1 लाख का बिल अगर डिसऑनर नहीं हो रहा है तब कोई एंट्री नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्काउंटिंग हो गई थी वो तो डिसोल्यूशन से पहले हो गई थी। अब बैलेंस शीट डेट में ना, बैलेंस शीट डेट में ना डेटर है बुक्स में, ना बिल्स रिसीवेबल है, उस बिल की बात कर रहा हूं जो मैंने डिस्काउंट कर दी, वो बिल अब है ही नहीं, ठीक है। अब अगर वो ऑनर हो गई अपने टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज वो ऑनर नहीं हो रही है, डिसऑनर हो रही है, डिसऑनर का मतलब ही इज नॉट ऑनरिंग द पेमेंट, तो वो हाथ खड़े कर रहा है, तो बैंक आएगा मेरे पास बोलेगा पैसे दे दो। अब मेरे पास तो बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, ऐसे भी मैंने सारा रियलाइज में कर दिया है और ये डिस्काउंट बिल डिस्काउंट नहीं है, और मुझे बैंक को सपोज 1 लाख रुपया देना पड़ा। मुझे अगर बैंक को 1 लाख रुपया देना पड़ा डिसोल्यूशन के वक्त, इस बिल्स जो मैंने डिस्काउंट कर दिया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सर हमें कैश देना पड़ेगा, सर हमें कैश देना पड़ेगा, तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। हाँ सर ओबीसी बात है, अब डिसऑनर हो गया, बैंक को पैसे देने हैं, तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फाइन। अब सपोज अब क्या करूंगा मैं, अब मैं सी के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई पैसे दे दे, और सपोज वो कुछ भी पैसे देगा, 50,000 60,000 जितना भी होगा, या 90,000, तो मैं क्या एंट्री करूंगा तब, जितना वो पैसे मुझे देगा तो उसकी एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सपोज 90,000, अब वो 10,000 का लॉस है, वो लॉस है ही, ऐसे भी मेरे पास ना कोई एसेट था ना कोई लाइबिलिटी थी बुक्स में, तो लाइबिलिटी सेकेंडरी थी, तो बैंक को मुझे देना पड़ा, तो एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और जितने पैसे उससे मिलेंगे वो ये करूंगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि अब बोलोगे सर उसी दिन क्या पता है कि वो मुझे देगा, तो हो सकता है कोई पार्टनर बोलेगा चलो इसका जो जो इससे पैसे लेने हैं वो मैं करूंगा, वो मैं दूंगा, बट मैं 90,000 दूंगा, तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, वो उसे हिसाब रहेगा। अगर बी पार्टनर है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये समझाना था बिल्स का मतलब क्या होता है, बिल्स डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, और फर्दर डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। अगर वो होगा तो अकाउंटिंग एंट्री, अगर ये समझ आएगा तो अकाउंटिंग एंट्री बहुत आसान है। अगर नहीं भी ये भी पता था तब भी अकाउंटिंग एंट्री हो जाती। क्यों, कुछ नहीं याद था, तुम्हें कुछ नहीं था, तुम्हें बोला जाता है बिल डिस्काउंट कर दी थी, वो डिसऑनर हो गई तो तुम्हें बैंक को 1 लाख रुपए देना पड़ा। अब बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, इट इज एज गुड एज अनरिकॉर्डेड एसेट, कुछ है ही नहीं, और मुझे 1 लाख रुपया देना पड़ा, या लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है और मुझे 1 लाख देना पड़ा, तो ठीक है रियल एस्टेट अकाउंट डेबिट कैश। ऐसे भी अगर मेरा कोई एसेट होता है, कोई लाइबिलिटी होती है, वो सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उन सबको मैं अपनी बुक से क्लोज करके रियल एस्टेट अकाउंट में ले रहा हूँ। अब मेरे पास में कोई एसेट एंड लाइबिलिटी तो वो सारी मीनिंगलेस होती है। अब सिर्फ हम एक ही बात करते हैं, हमने कितना कैश दे दिया रियल एस्टेट अकाउंट डेबिट कैश, मेरे पास कितना कैश आया कैश अकाउंट डेबिट रियल एस्टेट, किस पार्टनर ने लिया तो पार्टनर अकाउंट डेबिट रियल एस्टेट, किस पार्टनर को देना है रियल एस्टेट अकाउंट डेबिट पार्टनर, बस उन्हीं के बीच में गेम चलती है, बाकी हमारा सारा खत्म होता है। हम सारे एसेट सारे लाइबिलिटी को खत्म करके रियल एस्टेट अकाउंट में करते हैं, फिर दो ही बचते हैं, या तो कैश बचेगा या पार्टनर्स बचेगा, ठीक है। तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है तो कैश, चाहे डेबिट या क्रेडिट, पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है तो डेबिट और क्रेडिट, बस फिर उन दो को हम नॉक ऑफ करते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो तभी अगर ये पता भी नहीं होता तब भी तुम लोगों को अकाउंटिंग हो रही, बट ये चीज आ गई तो हम समझ लेंगे बिल्स का मतलब क्या होता है, बिल्स डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देन बिल्स डिस्काउंट एंड डिसऑनर का मतलब क्या होता है। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और टॉपिक के वाइज से उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। ये था ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड का मतलब कुछ भी हो, हमें कैश देना पड़ा तो हम रियलाइज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, और हमें अगर कुछ कैश मिल जाएगा फिर तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट करेंगे, ठीक है। ये था हमारा बिल्स। तो दो ट्रीटमेंट आज हमने सीख लिए, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, और हमने दूसरा चीज क्या सीखा सर, हमने बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल का अगर डिस्काउंटिंग किया था फिर डिसऑनर हो गया उसका ट्रीटमेंट। अब सबसे लास्ट चीज है, तो इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अभी तक जितने भी तुम लोगों ने क्वेश्चन देखे ना, मतलब डिसोल्यूशन के, उसमें हमने एक चीज सीखी है जो तुम अगर रिकॉल करोगे या मैं बोलूंगा तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, कि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमने पता चला कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है,
तो हमने बैलेंस शीट को देखना है, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है, जितने भी लाइबिलिटीज है, उनको ट्रांसफर करना है रियलाइजिंग अकाउंट। यही हमने सीखा। क्या सीखा हमने कि बैलेंस शीट में हम क्या देख रहे हैं। एक्चुअली मैंने तुम्हें बोला था कि हमें जितने भी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करना है, तो इन अकाउंट्स का समराइज्ड जो होगा वो कहां पे होगा, हमारा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में होता है, तो हम बैलेंस शीट को देखते हैं, क्योंकि हम बैलेंस शीट में अगर फिक्स्ड एसेट है तो हम एज्यूम करते हैं, या जो रियलिटी है उसको ट्रेल देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये कहां से आया होगा, ट्रायल बैलेंस से आया होगा। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा, तो उसको हमने क्लोज करना है, तो हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, रियलाइज अकाउंट को डेबिट करते हैं, वो एंट्री करते हैं। मतलब हम पकड़ते क्या है, हम पॉइंट कहां पे पकड़ रहे हैं सर, हम पकड़ते हैं बैलेंस शीट को। वेरी गुड, ये मेरा पॉइंट था यहाँ पे बोलना। सर हम बैलेंस शीट को देखते हैं, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स थे, जितने भी लाइबिलिटीज है, हम उसको उठा के कहां पे करते हैं, एक्चुअली वो बैलेंस शीट में नहीं होते, वो लेजर अकाउंट में होते हैं। बट लेजर अकाउंट्स के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होता है, उसमें जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में लेते हैं, बाकी उनको नॉमिनल को हम पीएनएल में लेते हैं। अब बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स है रियल और पर्सनल के बैलेंसेस, तो वो किसी अकाउंट में है तो हम वहां से एंट्री करते हैं। बट यहाँ पे हम बोलते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में वो समराइज्ड वे में होता है, तो हम बैलेंस शीट में एंट्री करते हैं। सॉरी, हम बैलेंस शीट में बैलेंस शीट को देखते हैं। पॉइंट मेरा बोलने का, हम किसको देखते हैं, बैलेंस शीट को, फिर हम रियलाइजेशन कर पाते हैं। व्हाट इफ बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इफ बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, विल यू बी एबल टू डू द डिसोल्यूशन? Sir, practically it will not be possible because there will be a balance sheet, na? But theoretically it is possible that the balance sheet is not given. Practically it cannot be possible because you are an accountant of a firm, you must be having access to all the books, all the ledgers. आप बोलोगे सर नहीं है बैलेंस शीट, तो कौन सी बात है, तो हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे। सर ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो खातों में जोड़ के बना देंगे बैलेंस शीट। वेरी गुड, खातों में जोड़ के बैलेंस शीट बनाएंगे। अब थ्योरेटिकली सपोज क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस शीट नहीं दिए तो क्या करोगे? हाँ सर कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम खाते देखेंगे, खातों का समराइज करेंगे और उनको बैलेंस शीट बना देंगे। यहाँ पे भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे। तो क्रक्स है, अगर बैलेंस शीट नहीं दी है क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी है और फिर बोला है रियलाइजेशन डिसोल्यूशन करो, मतलब तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तुम्हें कैश अकाउंट बनाना है, तो तुम बना पाओगे? द आंसर इज यस। सर हम बना पाएंगे, बट हमारे पास किसी तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए। हाँ बेटा, किसी तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, बस तुम्हें दिमाग लड़ाना है। दिमाग लड़ाने के लिए कुछ नहीं है, हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, जो जो चीज दी होगी उसको डालेंगे, तो हमारा जो नहीं दिया होगा उसको बैलेंस शीट फिगर डाल के हम अपना बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है, बस ये है डिसोल्यूशन में लास्ट कंसेप्ट की, जिसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज हम क्या करेंगे, आज सबसे अच्छी बात है जिससे तुम लोग खुश हो जाओगे, मैं आपको कोई इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा। ये तो सर खुशी की बात है ही नहीं, ये तो नाराजगी की बात है कि आप हमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं कराओगे। हमने तो बोला था आपने न्यूमेरिकल कराने हैं। हाँ बेटा, अच्छी बात यह है मैं इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, मैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन तो तुम खुद भी कर सकते हो। अगर अनसॉल्व में थोड़ा डर रहता है ना कि यार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है आंसर की कि लॉस ऑन रियलाइजेशन इतना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर वहां तक बनाते बनाते हमें थोड़ा डर लगता है। तो ठीक है, मैं आज अनसॉल्व क्वेश्चन करूंगा और सॉल्व क्वेश्चन तुम घर में पहले खुद ट्राई कर देना, नहीं आया तो आंसर देख लेना, उसके बाद भी समझ नहीं आया तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, बट पहले मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं। तो तुम लोग आ जाओ अभी इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे आ जाओ तुम पहले। ठीक है, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 21 करते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ अनसॉल्व क्वेश्चन कर लेते हैं जितना आज के लेक्चर में हमारे पास टाइम बचेगा, क्योंकि उसी के साथ हम डिसोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन तुम लोगों को खुद करने हैं। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे आ जाओ। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 पढ़ो क्या है। A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. A और B पार्टनर थे फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। They decided to dissolve the firm on 31st March 2019। तो 31st मार्च 2019 को वो बोल रहे हैं कि सर हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे। On that date, their capital stood at 1,60,000 and 80,000 respectively। respectively का मतलब क्या है, ऊपर A और B था तो A का 160, B का 80,000। ठीक है, इसका मतलब होता है respectively। तो इनकी कैपिटल्स इस तरह है, A और B। A की कैपिटल 1,60,000 है और B की कैपिटल 80,000 है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,40,000 है। ठीक, उसके बाद लिखा है अमाउंट ओड बाय बी टू फर्म वाज 59,200। अमाउंट ओड बाय बी
मतलब बी ओ कर रहा था फर्म को, मतलब बी ने क्या लिया था फर्म से, लोन लिया था, तो फर्म के लिए वो क्या होगा, एसेट होगा, बीज लोन अकाउंट। बी ने पैसा लिया है ना, बी इज ओइंग टू द बिजनेस, तो बिजनेस की बुक्स में इसका क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। कितना है 59,200, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, एंड देयर वाज अ लोन बाय ए गिवन टू द फर्म। अब गिवन टू द फर्म मतलब फर्म को लोन मिला है, ए से मिला है, तो ये क्या होगा, फर्म के लिए लाइबिलिटी होगी, फर्म के लिए लाइबिलिटी होगी, तो ये लाइबिलिटी साइड से आएगा, ए इज लोन। सर ए का लोन है 72,000। उसके बाद क्रेडिटर्स वाइक 4,80,000। सर हमारे जो क्रेडिटर्स है ना, हाँ बेटा क्रेडिटर्स को क्या है, सर हमारे क्रेडिटर्स है 4,80,000, वेरी गुड। उसके बाद इतने सारे क्रेडिटर 2:1, एंड कैश वाज 43,200, तो कैश था 43,200। ठीक, द रिमेनिंग एसेट्स अदर देन लोन, जो रिमेनिंग एसेट्स है अदर देन लोन एंड कैश, रियलाइज्ड वर्ड इज रियलाइज्ड, अदर एसेट्स रियलाइज्ड, अदर एसेट्स से मुझे आया 553,600, मतलब जब मैंने डिसोल्यूशन के वक्त इनको रियलाइज कर दिया अदर एसेट्स, मुझे आया 553,600, और मेरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो है 16,000। इतना ही दिया क्वेश्चन में, हाँ सर इतना ही दिया क्वेश्चन में, तो हमें क्या बोलना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, एज्यूमिंग दैट बोथ द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। एज्यूम करो कि दोनों पार्टनर सॉल्वेंट है, तो तुम क्या बनाओ, तुम बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उससे पैसे नहीं ले पाता है, बीइंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी तो उतनी थी जितना वो दे सकता था, और अगर उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो कोर्ट उसको बोलती है इंसॉल्वेंट, फिर उससे कुछ मिलेगा नहीं। अब कौन देगा, जो पार्टनर सॉल्वेंट है उसको सारा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज ये सॉल्वेंट का कोई पता नहीं, बट हमने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स है, जितने भी लायबिलिटीज, उनको कहां लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स दिए हैं सर, लाइबिलिटीज तो दी है, बट एसेट्स में ना बैंक, ये जो एसेट्स है उनके बारे में ये चीज लिखा गया है कि उनको जब हमने बेचा हमें इतने पैसे आए, बट उनका वैल्यू क्या था वो हमें पता नहीं है। और सर हम इनको पता कहां से करते थे, सर हम बैलेंस शीट से लेते थे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना देंगे, तो मैं लिखूंगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो ये सारी लाइबिलिटीज आ गई, तो एसेट्स नहीं आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी बैलेंस फिगर निकलेगा वो मेरा अदर एसेट्स रहेगा। सीधी सी बात है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको सारी चीजें दी होगी, एक चीज नहीं दी हो सकती, वो क्या हो सकती है, या आपको लाइबिलिटीज नहीं दी होगी, या आपको एसेट्स नहीं दिए होंगे, या आपको कैपिटल नहीं दिया होगा, बाकी सारी चीजें देने, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये बनाना है, तुम्हें खुद ही पता चलेगा एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो आप टोटल करो इसको, लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटी सारी दी है, तो लाइबिलिटीज को टोटल करो, 2,40,000 कैपिटल है, 72,000 लोन है, और 4,80,000 मेरा ये है, तो मेरा टोटल आएगा 792,000, 792,000। इसमें से लेस करूंगा मैं, इसमें से लेस करूंगा 59,200, और क्या लेस करूंगा 43,200। कितना आया बेटा, सर ये 689,600 है बैलेंसिंग फिगर ऑफ द एसेट्स। आई बात समझ में, ये था मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कंसेप्ट। मतलब हमें बैलेंस शीट बनानी है, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो तुम सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पुट करो, जो नहीं दिया उसको बैलेंस शीट फिगर करके निकाल दो। अब इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आएगा। सर हाँ बहुत आसान है रियलाइजेशन अकाउंट, कैसे बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, सर इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेंगे, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेंगे, और बी का लोन है, बी को दिया है लोन, ठीक है, तो ये पार्टनर से ले सकते हो सीधे कैश, तो इसको भी अगर छोड़ोगे, इसको भी छोड़ोगे, इसको अलग से सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। तो अदर एसेट्स को लोगे 689,600, और तुम्हें क्या आएगा उसके बदले 553,600। तो अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा, तो एसेट्स कितने हैं 689,600 बाय क्रेडिटर्स 480, तो उसके साथ ये और ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें कितना कैश मिलेगा, बाय कैश 553,600, और यहां पे क्या करोगे, टू कैश क्रेडिटर्स को 480 का 480 दोगे, और रियलाइजेशन में 16,000 होगा, यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा फिर लॉस,
ये कम निकला, एसेट्स 689,600 के थे, उसके बाद इतना है तो लॉस आएगा, लॉस उनको जाएगा पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। उसके बाद आएगा एज लोन, तो ए के लोन को पे करोगे, एंट्री क्या करोगे, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और बी का लोन है तो बी पे करेगा, एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। उसके बाद क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद क्या बनाओगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद फिर क्या करोगे, फिर वो कैश देंगे जिसको काम होगा, और जैसे कैश देना है उससे कैश लोगे, उस तरीके से हम खत्म करोगे। ठीक है, बहुत आसान था ये। अब एक इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 23 में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इसने लिखा है एडॉप्टेड जेएन के बोर्ड, मतलब ये जे के बोर्ड में आया है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ। द्विवेदी एंड त्रिवेदी हु शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2019। द पोजीशन ऑफ द फर्म इज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज, इनके क्रेडिटर्स इतने हैं, लोन फ्रॉम द्विवेदी इतना है, लोन फ्रॉम त्रिवेदी इतना है, कैपिटल इतनी है। एसेट्स में गुडविल 4,000 है, ठीक है, फिक्सचर्स 1,01,000 है, मशीनरी 2,000 है, स्टॉक है, ड्यू फ्रॉम ए, कैश एंड बैंक है। द एसेट्स रियल द फॉलोज, क्रेडिटर वर पेड इन फुल, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। अब बैलेंस शीट जब तुम बनाओगे तो तुम लाइबिलिटीज को डालोगे सारी, और एसेट्स को डालोगे सारा, वहां पे बैलेंस फिगर आ रहा है कुछ, इट मींस अगर बैलेंस फिगर आ रहा है, सारी चीजें दी है, तो वो क्या होगा फिर, लॉस। क्या होगा, लॉस। जब सारी चीजें दी है, ऊपर एसेट्स के बारे में था, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया है, तो वो क्या होगा तुम्हारे पास, तुम जब एसेट्स और लाइबिलिटीज को इसमें करोगे, वहां पे 400 का डिफरेंस आ रहा है, तो 400 का डिफरेंस क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस। अगर लॉस भी नहीं होगा तब भी ये लॉस ही रहेगा, क्यों, तुम्हारा क्रेडिट साइड ज्यादा है और एसेट साइड में और कुछ बचा नहीं, जो भी होगा वो अनरिकॉर्डेड एसेट है, अगर कुछ भी नहीं है तो अल्टीमेटली तुम्हारा लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या बनाओगे तुम, रियलाइज अकाउंट, तो रियलाइज अकाउंट में सारे गुडविल, फिक्सचर्स, स्टेशनरी, स्टॉक, डेटर, ये सारा ले जाओगे, और यहाँ से लोन जो है तुम्हारा क्रेडिटर वाला वो ले जाओगे, और क्रेडिटर्स को पे करोगे, और बैंक में पैसे आ जाएंगे उन जिन पैसों का जितना तुमने रियलाइज कर दिया। ठीक है, और एक चीज है, क्रेडिटर्स वर पेड 9290 इन फुल। ठीक है, तो तुम कैश जाएगा 9290। रियलाइज ए बिल फॉर 160 ड्यू फॉर स्टैम्प ड्यूटी वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंड दिस वाज आल्सो पेड। तो रियलाइज एक्सपेंस 1 स्टैम्प 160 था, वो भी तुमने पे कर दिया। ठीक, और क्या था, मशीनरी को त्रिवेदी ने लिया 21,000 में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट टू ये रियलाइज। उसके बाद क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रियलाइज अकाउंट से तुम्हें लॉस आया, और रियलाइज अकाउंट से मशीनरी त्रिवेदी को गई, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो डायरेक्टली लेंगे। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 24 देखो, वहां पे कुछ इश्यू है क्या, मेमोरेंडम बैलेंस शीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years एंड कैपिटल बैलेंस मिसिंग। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 24 को कर लेते हैं। देव एंड धर्म, इलस्ट्रेशन नंबर 24 में डिस्कस कर रहा हूं। देव एंड धर्म स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015। दे कंट्रीब्यूटेड 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 30,000 और 20,000 ने कैपिटल दे दी। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स इनिशियली कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो 3:2 इनका क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो। उसके बाद क्या हुआ, बिजनेस कंटिन्यूज फॉर 2 years, फॉलोइंग वाज देयर रिजल्ट। 2016 में क्या था, 30,000 प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 2017 में 22,000 था। दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2017। पार्टनर्स ड्राइंग बाय 4,000 पर एनम ईच। क्रेडिटर्स बाय 16,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 75,000 एट एन एक्सपेंस ऑफ 550। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल टू कैरी द इंटरेस्ट एट द रेट 10%। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैसे करोगे ये,
तुम्हें क्या करना है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द 2 years टिल द बुक्स आर फाइनली क्लोज एंड द रियलाइजेशन। तो पहले तुम्हें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने 2 साल के, उसके बाद तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, टाइमलाइन बनाना चाहिए, ठीक है। क्या बनाना चाहिए, टाइमलाइन बनाना चाहिए। देखो ये स्टार्ट किया, यहां पे मेरे पास 2 पार्टनर है, देव और मेरे पास पार्टनर है धर्म। देव ने 30,000 लगा दिए और इसने 20,000 लगा दिए, तो 50,000 से इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तुम्हें अब इनके कैपिटल अकाउंट बनाने कब, ईयर एंड पे। तो तुमने कैपिटल, ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017। तुम्हें इन 2 पीरियड में बताना है इनका कैपिटल अकाउंट कितना है और यहां पे फिर डिसोल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहां पे कैपिटल कितना होगा, तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कब, ऑन 31/3/16। उस साल तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना था, सर हमारा नेट प्रॉफिट था 30,000। तो क्या करोगे, बाय नेट प्रॉफिट 30,000। तो नेट प्रॉफिट में क्या होगा फिर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%। तो कितना दोगे, ए, अगर मैं पूरा लिखूंगा, देव और उसके बाद धर्म। देव को कितना मिलेगा, सर देव को मिलेगा 30,000 पे 10%। देव को मिलेगा 30,000 पे 10%, सर इसको मिलेगा 3,000 और उसको मिलेगा 2,000, सर ये हो गया 5,000। उसके बाद मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 25,000। सर ये जाएगा देव और धर्म को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू देव और धर्म। देव को कितना जाएगा, 25 इंटू 3/5। सर देव को जाएगा 15,000 और इसको जाएगा 10,000, ठीक है। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो तुम लोग, हाँ सर कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। मैं नहीं बनाऊंगा, वो तुम खुद बनाओगे, बट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सर इधर कैपिटल क्या होगी, देव का, सर देव को 30,000 होगा पहला, उसके बाद सर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 3,000 और इसको प्रॉफिट मिलेगा 15,000। और इसकी ड्राइंग कितनी थी इस साल की, सर ड्राइंग इनकी 4,000 थी दोनों की। सर देव की कैपिटल रहेगी फिर 44,000, वेरी गुड। और सर धर्म की कैपिटल रहेगी, इसी तरीके से धर्म की कैपिटल करो। सर धर्म का पहले इनिशियल था 20,000, उसके बाद उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 2,000, हो गया 22,000। सर इसको प्रॉफिट मिलेगा 10,000, हो गया 32,000। सर उसमें से 4,000 उसने उस साल निकाले हैं, सर इसका कैपिटल रहेगा 28,000, ठीक है। ये होगा 31/3/16। अब हमें ये तुम्हें क्वेश्चन में करना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 31/3/17 आ जाएगा, 31/3/17 को आगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इस साल कितना प्रॉफिट है, सर इस साल प्रॉफिट है 22,000। तो 22,000 में सबसे पहले क्या हो जाएगा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा आप, सर इनकी जो कैपिटल है 10%, सर इसको 4400 और इस पे 2800, 4400 प्लस 2800, सर ये 7200 रहा। तो 7200 जाएगा, तो पीछे कितना बचा प्रॉफिट, सर पीछे 14,800 बचा। अगर 14,800 है तो इसको क्या करेंगे 3/5 में, सर इसको मिलेगा 8880, सर इसको मिलेगा 5920। अब बता सकते हो इनकी कैपिटल कितनी है, सर देव और धर्म की हम बोल सकते हैं, इसका 44,000 था, 44,000 पे अब क्या मिलेगा इसको, इंटरेस्ट 4400, हाँ सर, और सर प्रॉफिट मिलेगा 8880 और सर ड्राइंग है इसकी 4,000, तो इसकी कैपिटल कितनी रहेगी 53,280, वेरी गुड। और धर्म का क्या रहेगा, सर धर्म का था लास्ट में 28,000, अब उसको इंटरेस्ट देंगे 2800 और उसको प्रॉफिट में से मिलेगा 5920 और उसने ड्राइंग निकाली है 4,000 की, सर इसकी कैपिटल रहेगी 32,720। तो बेटा अब तुम यहां तक आ गए 32,720। अब क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुमने बना दिए 2 सालों के। अब क्या बनाना है तुम्हें, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक बनाओगे। तो अब हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी तुम्हारा सारा हो गया, अब बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमें बैलेंस शीट आएगी बनाने की नहीं आएगी।
अब बनाएंगे हम, क्योंकि बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं फिर तो आसान है क्वेश्चन करना। मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब? 31/3/17 को। तो यहां से तुम्हें क्या आ गई? कैपिटल्स आ गई। हाँ सर कैपिटल्स तो आ गई। कैपिटल्स कितना है सर? देव का है 53280, 53280। और धर्म का कितना है सर? धर्म का है 32720। सर ये तो कैपिटल्स आ गई। फिर एसेट्स और लायबिलिटीज देखेंगे। 53280 प्लस 32720। सर इनकी कैपिटल्स आ गई हमारी 86,000, 86,000। और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर्स वायर 16,400 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। वेरी गुड सर, ये भी चाहिए थी हमें। क्रेडिटर्स जो थे मेरे कितने थे सर? क्रेडिटर्स 16,400 थे। वेरी गुड। अब मुझे देखना है एसेट्स के बारे में क्या लिखा है। एसेट्स ऑफ द फर्म, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 75,000 एट एन एक्सपेंस ऑफ 550। एसेट्स जो थे उनको मुझे कितना पैसा आया? 75,000 और मेरे एक्सपेंसेस हो गए 550। इट मीन रियलाइजेशन एक्सपेंस मेरे 550 हो गए और एसेट्स मुझे 75,000 मिल गया। बट एसेट्स का कुछ बारे और नहीं लिखा है कैश वैश के बारे में। तो जितने भी यहाँ पे मेरे एसेट्स थे वो मेरे क्या आएगा? सन्ड्री एसेट्स। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 86,000 प्लस 16,400। एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो बाकी सारे मेरे क्या रहेंगे? एसेट्स 102,400, 102,400। इसके बाद क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखा है? क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इट मीन क्रेडिटर्स को फुल दिया होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ये 102,400 और वहां पे जाएगा ये 16,400। इनको 16,400 पूरा का पूरा देंगे। और यहां से कितना आ रहा है मेरा? 75,000 और मेरे रियलाइजेशन 550 हो रहे हैं। तो बाकी क्या मेरा निकलेगा? लॉस। तो ये 102,400 आएगा और यहां से मुझे दो खर्चे भी जाएंगे, क्रेडिटर्स को पूरा पैसा और वो, और वहां से मेरा लॉस आएगा कितना? 27,950। वो जाएगा पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो और उसके बाद बैंक अकाउंट बनाओगे। ठीक है। तो यहां पे भी क्या था? क्वेश्चन साइलेंट था। एसेट को कितना पैसा आया वो लिखा था, बट एसेट्स कितने थे तो इनका टोटल किया, जो बैलेंस शीट फिगर होगा वो हमारे एसेट्स रहेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बोला था इलिस्ट्रेशन में 10 तक कुछ सारे क्वेश्चन खुद करना, और अब मैंने 2-3 क्वेश्चन तुम्हें खुद बता दिया यहां से। इस तरीके से अब तुम लोग क्या कर देना, जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है ना, सॉल्व क्वेश्चन वो तुम खुद ही कर देना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका कोई कंसेप्ट हमने नहीं कर दिया है। ठीक है। तो सारे कंसेप्ट मैंने तुम्हें कवर करा दिए। तुम जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है वो खुद कर देना। बट मैं क्या कराऊंगा अभी? मैं कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? मैं अनसॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा। तुम्हें क्या करना है? जितने भी सॉल्व इलिस्ट्रेशंस है वो तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। अब अनसॉल्व क्वेश्चन में तुम लोग देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 भी हो जाएगी तुम्हें खुद से। 10 तक मैंने बोला था 11 खुद हो जाएगी। उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी वाला पॉइंट है, ये मैंने परसों बोल दिया है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 देखो, मैं एक बार तुमसे डिस्कस करूंगा। कुछ मुश्किल होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो। L, M and N were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1। तो कोई मुश्किल नहीं है यहाँ तक। इनकी बैलेंस शीट दी है। फर्म वाज डिसॉल्व्ड, एसेट्स वर रियलाइज्ड एट। तुम्हारे पास बिल्डिंग है, उसको 8500 आया, फर्नीचर को 1500 आया, स्टॉक को 7000 आया, डेटर को 3700 आया। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 2% लेस। क्रेडिटर्स जो थे 4000 माइनस 2%, उतना ही देना पड़ा उनको। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एल एग्री टू बियर ऑल रियलाइज्ड एक्सपेंसेस फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 120। एल ने बोला सारे एक्सपेंस मैं बियर करूंगा, आप मुझे 120 दे दो। तो हम क्या करेंगे? रियलाइज्ड अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट 120। एंड अनरिकॉर्डेड एसेट वाज टेकन ओवर बाय एम एट 400। अनरिकॉर्डेड है तो कुछ है ही नहीं, होता भी तो क्या होता, हमने ऐसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था, अब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? 400 रुपए एम बोल रहा है तो एम क्या करेंगे? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बाय एम्स कैपिटल अकाउंट 400। उसके बाद तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कराना है। तो इसमें भी कुछ खास है नहीं। ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 भी मतलब क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल है, मतलब रिपीटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 15 चलो मैं दिखाता हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लाउड, स्टॉर्म एंड रेन, नाम भी ऊपर उल्टा है। क्लाउड है, फिर स्टॉर्म है,
और फिर रेन आ गई, ठीक है। वेयर इन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Due to difference of opinion, they decided to dissolve the partnership with effect from 1st of April 2015, on which the firm's balance sheet was under. Capital accounts है, sundry creditors है, assets है. The following information is given. Plant costing 20,000 were taken by Cloud at an agreed valuation of 45,000, and the remaining machinery was realized was 90,000. प्लांट, अब देखो प्लांट टोटल कितना है 1,25,000. तो मैं यहाँ पे ना तुम्हें ट्रीटमेंट्स ही बताऊंगा, क्योंकि बाकी चीजें तुम खुद कर सकते हो, उसमें टाइम लगेगा. तो जितने जो मुझ कंसेप्ट होंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है वो तुम खुद कर देना, ठीक है. नहीं होगा तो मैं इधर हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं. बट जितने भी कंसेप्ट आएंगे जहां पे तुम अटकोगे वो मैं बताऊंगा. मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बाकी चीजें रिपीटेटिव है, मैं सिर्फ कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है. क्या मतलब है, पहला कंसेप्ट है plant costing 40,000 was taken over by Cloud at an agreed valuation of 45,000 and the remaining machinery realized 90,000. अब तो मशीनरी देखो कितना है सर, मशीनरी 1,25,000 है, ठीक है. इसको दो हिस्से करो. प्लांट कॉस्टिंग 40,000, एक आइटम था इसमें जिसकी वैल्यू 40,000 थी, तो बाकियों की वैल्यू कितनी होगी सर, बाकियों की वैल्यू होगी 85,000, ठीक. 40,000 और वो 85,000. जो 40,000 का था ये क्लाउड ने लिया. किसने लिया, क्लाउड जो पार्टनर है. एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000, इसने बोला मैं 45,000 दे दूंगा, और जो बाकी मशीनरी है वो 90,000 में बिक गई. तो इसका मुझे कैश आया. अब मुझे बताओ एंट्री क्या हो जाएगी सर, इस मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी को हम रियलाइज अकाउंट में ले जाएंगे. तो इस मशीनरी को जब तुम रियलाइज अकाउंट में लेगो तुम क्या करोगे सर, हम करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000, ठीक है. इस मशीनरी के ब्याह पे अब क्या होगा सर, क्लाउड 45,000 में एक मशीनरी दे रहा है, तो हम क्या करेंगे बाय क्लाउड कैपिटल अकाउंट. वेरी गुड, कितना 45,000, और सर बाकी हम 90,000 में बेच रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय कैश 90,000. समझ आई बात. तो ये ट्रीटमेंट है, आसान है. हाँ सर आसान है, ठीक है. तो एंट्री हो जाएगी ये, ठीक. तो पहले वाले का एंट्री करना आ जाएगा. पहले तुमने करना क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज अकाउंट में लेना है, फिर देखना है क्वेश्चन क्या है. मतलब अब तुम देखोगे क्वेश्चन कैसे करना है. सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज अकाउंट में ले लो, कैश को छोड़ो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को छोड़ो, पार्टनर के लोन को छोड़ो, बाकी को रियलाइज अकाउंट में ले लो. उसके बाद देखो क्या क्या लिखा है उसकी एंट्री करो. पहले प्लांट था इसकी एंट्री कर दी. उसके बाद देखो मोटर कार वाज टेकन ओवर बाय स्टॉर्म 30,000. मोटर कार कितने की है 25,000 की. तो तुमने क्या किया होगा, टू मोटर कार 25,000 की. अब ये मोटर कार किसने ले ली सर, इस मोटर कार को ले लिया स्टॉर्म ने 30,000 में. तो एंट्री क्या करोगे सर, हम बाय स्टॉर्म करेंगे, स्टॉर्म्स कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स. अब डेटर्स कितने हैं मेरे सर, डेटर्स है 71,000. तो एंट्री क्या की होगी तुमने, तो सन्ड्री डेटर्स 71,000. अब देखो सन्ड्री डेटर का क्या हुआ, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूडेड है बैड डेट ऑफ 120. बोल रहे हैं सन्ड्री डेटर्स में 1200 का एक बैड डेट था. तो अगर मेरे डेटर थे 71,000, उसमें से 1200 का बैड डेट है, मतलब इस बेचारे से तो कुछ मिलेगा नहीं. कितना बचा सर, बचा 69,800. और एंड द रेस्ट रियलाइज्ड एट 20% अबव द बुक वैल्यू. तो बाकी अच्छा नहीं ऊपर सॉरी, sundry debtors include a bad debt of 1,200 and the rest were realized subject to cash discount 10%. तो तुम्हारे पास ये जो 1,200 का एक बंदा था ये तो देगा कुछ नहीं, तो ये जो बाकी 69,800 थे इनको तुमने क्या दिया, कैश डिस्काउंट 10%. तो 10% तुमने इनको दिया, 6980 को दिया. तो इनको बोला भाई पैसा दे दो, 10% डिस्काउंट लेके मुझे अभी की दे दो. तो 69,800 माइनस 6980, तो तुम्हें कितना पैसा आया डेटर से सर, हमें पैसा आया 62,820. तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बाय कैश 62,820. समझ आया कैसे किया. टोटल डेटर थे 71,000, उसमें से 1,200 का बैड डेट है वो तो कुछ देगा नहीं, उसको माइनस करो. पीछे डेटर बचे 69,800, उन्होंने पैसे दिए बट 10% डिस्काउंट लेके, तो टोटल पैसा आया होगा 62,820. तो उसकी एंट्री हो जाएगी. उसके बाद क्या है, स्टॉक वर्थ 5,000 वॉज टेकन ओवर बाय रेन. तो तुम्हारे पास स्टॉक कितना था सर, हमारे पास स्टॉक था 30,000. तो तुमने क्या किया होगा यहाँ पे, टू स्टॉक 30,000. अब स्टॉक तुमने 30,000 किया था. अब इसमें क्या हुआ, स्टॉक 30,000 का है,
स्टॉक वर्थ 5000 वाज टेकन ओवर बाय रेन। तो 30,000 का जो स्टॉक है इसको मैं अगर मैं दो हिस्से करूंगा, एक 5,000 का स्टॉक है और बाकी 25,000 का स्टॉक है। स्टॉक वर्थ 5,000 वाज टेकन ओवर बाय रेन, तो क्या करोगे? बाय रेन्स कैपिटल अकाउंट। 5,000 कुछ नहीं लिखा है कितने पे लिया, तो मतलब 5,000 पे ही लिया है, 5,000 का था। एंड रेस्ट रियलाइज एट 20% अबव द बुक वैल्यू। तो बाकी जो था ये रियलाइज होगा 20% अबव बुक वैल्यू। 25,000 का 20% कितना हुआ? मतलब 5,000 का फायदा हुआ, तो वहां पे कितना मिला होगा? 30,000 रुपया। तो एंट्री क्या हुई होगी? बाय कैश 30,000 जो तुमने बाकी स्टॉक बेच दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर 2,000 अनट्रेसेबल। अच्छी बात है, तुम्हारे पास क्रेडिटर्स कितने थे? 1,20,000 के, तो तुमने एंट्री क्या होगी? बाय क्रेडिटर्स, जब उनको इधर लिया होगा 1,20,000 के। अब जब क्रेडिटर्स को पैसे देने की बात आ गई, 2,000 का मिला ही नहीं क्रेडिटर। जब तुम क्रेडिटर्स को पैसे देने गए, तुम्हारे पास 1,20,000 के क्रेडिटर थे, उसमें से एक 2,000 का बंदा है जो मिला ही नहीं, पीछे कितने बचे? 1,18,000 के क्रेडिटर थे। एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउंग 15% डिस्काउंट, उन्होंने 15% का डिस्काउंट दिया। तो 1,18,000 इंटू 0.15, तो तुम्हें डिस्काउंट कितना मिला? 17,700। तो तुम्हें कितना पेमेंट देना होगा? 1,003,000। एक बार मैं माइनस कर लेता हूँ, 1,003,000। तो क्या एंट्री क्या हो गई? टू कैश 1,003,000। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 टू कैश। क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने? 5,000। उसके बाद क्या लिखा? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन शोइंग फाइनल पेमेंट ड्यू टू देम। अब रियलाइजेशन अकाउंट में देखो कुछ छोड़ा मत, कैपिटल है वो तो जाएगा नहीं। प्लांट एंड मशीनरी मैंने ले लिया, मोटर कार मैंने ले लिया, सन्ड्री डेटर मैंने ले लिया, स्टॉक एंड ट्रेड मैंने ले लिया, और मैंने क्रेडिटर ले लिए, उनको इतना पैसा दिया। अब देखो इसको टोटल करो, कितना प्रॉफिट आया, लॉस हुआ, टोटल करो। सर प्रॉफिट 45,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000 प्लस 62820 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000, ये 382,820 आया। इसमें से मैं माइनस करूंगा 1,25,000 माइनस 25,000 माइनस 71,000 माइनस 30,000 माइनस 1,03,000 माइनस 5,000। तो मेरा प्रॉफिट आया 26,520। आंसर देखो 26,520 टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट 26,520। ये मैं ट्रांसफर करूंगा सी, एस और आर को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्वेश्चन में दिया है 5:3:2। उसके बाद तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और यहां से देखना है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लाए, और लास्ट में तुम्हें क्या निकलेगा कि उनको कितना पैसा देना है। आसान है? हाँ सर आसान है। रियलाइजेशन, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कुछ मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, 17 भी आसान है। अब देखो एप्पल इसमें ले रहा है पार्टनर फर्म, कितने में ले रहा है? गुडविल 6,000 में ले रहा है और बाकी एसेट्स का भी बोल रहा है वो कितना पैसा ले रहा है। ठीक है, तो जितना आएगा वो सारा एप्पल की कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे और लास्ट में पता चलेगा कि एप्पल को कितना पैसा देना है। तो जितना भी हम बोल रहे थे ना कि एसेट को इतना इतना है, यहाँ क्योंकि एप्पल ले रहा है तो एप्पल की कैपिटल को डेबिट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी आसान है, इसी तरीके से 19 भी आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 20 भी आसान है, 21 भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 22 भी आसान है। प्रीपेड एक्सपेंस से कुछ नहीं होगा तो उसको खत्म करेंगे। ठीक है, जेएलपी वाला 23 मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जेएलपी का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सीधे ले लो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ पैसा आया तो ठीक, और ए ने लिया है तो ए की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000।
तो इन्होंने बोला है कि हम इस इलिस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में कि हम क्यों करेंगे इसको सरेंडर, तो एल की कैपिटल में ले लिया, ठीक है। उसने बोला मैं अपने पास ही रखूंगा, तो 5,000 का है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद फिर रियलाइज अकाउंट बनाना है, और फिर कैश अकाउंट बनाना है, और फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इसमें देखो इलिस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 में कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारे एग्जाम में आया है, और इस तरीके से हमारा जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कराता हूँ, वो लास्ट वाला क्वेश्चन भी और तुम्हारे एग्जाम में आया है कभी, तो ये हम करेंगे खुद से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा, और बाकी क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, ठीक है। घबराना नहीं कि मैं क्वेश्चंस कम क्यों करा रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि अब इस चैप्टर में जब से बुक आ गई बहुत क्वेश्चन किए हमने। प्रॉब्लम ये है कि एक क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत टाइम पहले क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने में, मतलब इस वीडियो को ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, पहले इसको स्टूडियो सेटअप करने में मुझे टाइम लगता है, उसके बाद खड़ा रहना फ्लोर पे, उसमें टाइम, चलो वो तो चल जाएगा, बट क्वेश्चन को इतनी देर कराना, और फिर वीडियो भी बड़ी बन जाती है, और यू विल नॉट बिलीव एक एक वीडियो ऑन एन एवरेज 7-8 GB की बनती है, फिर उसको कंप्रेस करने में भी 2-3 घंटे लगते हैं, और उसके बाद फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो उस सब टाइम बचाने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, जो कंसेप्ट है जितने हो सके कंसेप्ट को, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ता हूँ मैं, और कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेता हूँ और कुछ क्वेश्चंस में करा लेता हूँ, ठीक है। बाकी 1 to 1 फिर जितने क्वेश्चंस कराने होंगे मुझसे, तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन कराने से भी ना बच्चे को आदत पड़ जाती है, मैं चाहता हूँ कि बच्चा खुद भी करे, वो अटके कंसेप्ट को लगा ले, फिर जब मैं उसको समझा दूंगा फिर उसको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, द पार्टनरशिप बिटवीन रीड एंड राइट was dissolved on 31st March 2017. On their date, the respective credits to the capital were read 1,70,000, right 30,000, 20,000 were owed by right to the firm, 1 lakh were owed by the firm to read, and 2 lakh were due to the creditors. Profit and losses were shared in the proportion of 2:3:1:3. The assets represented by the above net liabilities realized 45,000 exclusive of 20,000 owed to by right. The liabilities were settled at big figures, एट बुक फिगर्स, प्रिपेयर रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा सर, सबसे पहले हम बैलेंस शीट बना देंगे, तो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट आएगी सर, उसके बाद ही तो हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करना है, जो जो फिगर्स है वो डाल दो। क्या क्या दिया है सर, इनकी कैपिटल्स दी है, तो डाल दो कैपिटल्स। सर रीड है और राइट है, सर रीड की कैपिटल है 1,70,000 और राइट की कैपिटल है 30,000, ये हो गया 2 लाख। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो आराम से। 20,000 वर ओड बाय राइट टू द फर्म, तो राइट ओ कर रहा है, तो राइट्स का लोन होगा, राइट्स लोन अकाउंट कितना है सर, राइट का लोन है 20,000, और उसके बाद क्या है 1 लाख वर ओड बाय द फर्म टू रीड, तो रीड को ओ कर रही है फर्म, तो रीड फर्म की लायबिलिटी होगी, रीड्स लोन अकाउंट कितना है 1 लाख रुपए। तुम लोन को ना पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो लोन उससे लिया है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या डायरेक्टली भी दे सकते हो, ठीक है। या इसके इस लोन को भी तुम डायरेक्टली वहां से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। एंड 2 लाख वर ड्यू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, तो तुम्हारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं 2 लाख हैं। उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, फिर लिखा है डिसोल्यूशन में क्या हो गया, तो बाकी क्या होंगे सन्ड्री डेटर्स होंगे, मतलब तुम्हारे बाकी सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगे, ये लोन आ गया और बाकी एसेट्स आ गए, ये 2 लाख, 2 लाख और एक 3 लाख, 3 लाख और 2 कितने हो गए 5 लाख, 5 लाख में से 20,000 चले गए, कितना हो गया 4,80,000, तो ये 5 लाख हो गया। ये तुम्हारी बैलेंस शीट आ गई। इसके बाद तुम क्या बनाओगे सर, इसके बाद हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये याद रहा क्या था 480 था मेरा नेट एसेट्स, ठीक है। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता हूं।
तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में टू सन्ड्री एसेट्स 4,80,000, यही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर, ये जो लोन है, लोन को हम अलग से पे करेंगे। सर ट्रेड क्रेडिटर्स को हटा देंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स 2 लाख, ठीक है। अब देखो रियलाइजेशन में क्या हो गया, ठीक है, एसेट्स को ले लिया, लाइबिलिटीज को ले लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय अबोव स्टेटेड नेट लाइबिलिटीज रियलाइज्ड 4,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ 20,000 ओव्ड बाय राइट। मतलब ये 4 एसी जो थे, 20,000 जो वो था अलग था। इन 4 एसी का तुम्हें कितना कैश आया सर? हमें कैश आया 450। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय कैश 4,50,000। वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखा है, लाइबिलिटीज बाय सेटल्ड एट बुक फिगर। मतलब जो 2 लाख था उनको कितना दे दिया सर? बुक फिगर मतलब 2 लाख पे दे दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैश 2 लाख। उसके बाद क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं, तो लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। 480 20 कितना हुआ 5 और ये 470, तो लॉस कितना हुआ 30,000। सर रियलाइजेशन लॉस हुआ 30,000 बाय रियलाइजेशन लॉस। ये किसको ट्रांसफर करेंगे, रीड और राइट को। रीड कितना बियर करेगा सर? रीड बियर करेगा 20,000 और राइट कितना बियर करेगा सर? राइट 10,000 बियर करेगा। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद पार्टनर्स क्या लोन अकाउंट है, किसका लोन है सर? 1 लाख लोन है रीड का। अगर रीड का 1 लाख लोन है तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी रीड लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए। वेरी गुड। उसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 20,000 जो राइट का लोन है, देखो राइट ओ कर रहा है, यहां पे तुम लोग याद रख लेना, जो पार्टनर ओ करता है ना लोन, वो उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। उसको देना है तो वो जो पार्टनर को देना है ना पैसा, वो उसकी लोन में दे दो, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करो, क्योंकि कैपिटल से उसको लेना है तो वहां पे एडजस्टमेंट। बट अगर किसी पार्टनर को देना है लोन तो पहले लोन को दे दो, क्योंकि हमने जब क्या बोला था, जब एसेट्स याद करो, सेक्शन 48B में क्या पढ़ा था कि जब एसेट्स तुम्हें आज रियलाइज हो जाएंगे तो सबसे पहले पैसा किसको दोगे? सबसे पहले पैसा थर्ड पार्टी को दोगे। उसके बाद थर्ड पार्टीज को पैसा देके उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद पार्टनर का लोन पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल। तो इसी तरीके से तुम रखो। अगर मैं क्रक्स में निकालता हूं, अगर बिजनेस में, फर्म में पार्टनर ने लोन दिया है तो जब पेमेंट हो जाएगी सबसे पहले पार्टनर के लोन की हो जाएगी। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया है तो उस केस में क्या होगा, अब उसके कैपिटल भी है उसकी, तो उसके लोन को उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसके लोन को उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो वो देगा फर्म को। अगर नहीं तो बाकी क्रेडिटर्स को जरूरत पड़ रहा है तो सबसे पहले उसको लेंगे। दोनों सूरत में आंसर सेम रहेगा, या तो उसका ले लो अभी कैश, अगर कम पड़ रहा है क्रेडिटर्स का तो उसको बोलो लोन जो तूने लिया दे दे, हमें क्रेडिट होता है। अगर सफिशिएंट पैसे है तो लोन को उसकी कैपिटल के साथ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे भी तुम वही कर सकते हो, रीड का लोन है तो रीड को पे कर दो पूरा का पूरा, और राइट का जो लोन था, राइट ने बिजनेस से लिया था, उसकी कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट कर लो। उसके बाद तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक चैप्टर क्लोज हो गया। अब तुम लोग क्या कर देना, जितने भी क्वेश्चंस है इसके सारे कंप्लीट कर देना। और मैं तो अभी ये रिकॉर्डिंग ऐसे कर रहा हूँ, इसमें बच्चों ने बोला था कि हमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दो पुराने चैप्टर्स के, क्योंकि तब तक ये बुक मेरे पास नहीं थी। तो अब सीरीज ऑफ लेक्चर्स 4-5 जो हो जाएंगे वो उन्हीं चैप्टर्स के चलेंगे। 100 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कंपनी करेंगे। तो अभी ये लेक्चर नंबर 16 था। तो लेक्चर नंबर 17 जो भी बच्चा इसको जब भी देख रहा है, मुझे नहीं पता, लेक्चर नंबर 17 जो आएगा वो कंपनी के नाम से आएगा। बट अभी जो करंटली में मेरा ये बैच चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो बाकी लेक्चर्स है न्यूमेरिकल्स ऑफ द पास्ट चैप्टर्स, वो मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूंगा। तो वो उसी चैप्टर के उसी लेक्चर के साथ मैं करूंगा लेक्चर नंबर दैट, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हर लेक्चर के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उन नाम से करूंगा। बट लेक्चर नंबर 17 जो आएगी वो कंपनी की होगी। वो हो सकता है जो भी रेगुलरली पढ़ रहे हो तो 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, और अगर तुम अभी मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद देख रहे हो जब ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो तुम्हें वो सीक्वेंस में लेक्चर नंबर 17, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 कंपनी होगी। बट अभी जो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा वो पुराने लेक्चर्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस बुक से उनके रहेंगे, वो उन्हीं लेक्चर्स के साथ में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज।
और नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 17 हमारा कंपनी रहेगा, ठीक है। जो ये बैच कंटिन्यू देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं पुराने लेक्चर्स के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इस बुक से उनके साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।